नमस्ते। मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब हमेशा की तरह इस सप्ताह की खबरों के विश्लेषण के लिए। अ, अशोक भाई, एक मुझे इसलिए है कि जब अमित शाह सामने आते हैं तो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। उनके साथ बहुत से इत्तेफाक ऐसे होते हैं, जब वो रहते हैं तभी वो इत्तेफाक होते हैं। मैं उस पे थोड़ा 1 मिनट आपसे उस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि बाकी बात तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषण को लेके है। अमित शाह जब सोहराबुद्दीन केस में डिस्चार्ज होते हैं बंबई में, जिस दिन, उसी दिन धोनी का रिटायरमेंट होता है और ये एलिगेशन लगाते हैं टकले कि भाई ये तो पहले से प्लान था, जिससे वो खबर दब जाए। उसी तरह से ये अजीब सी एक चीज है कि पहलगाम के जो आतंकवादी हैं, वो कोई भविष्यवाणी थी कि वो सावन महीने में सोमवार के रोज ही ऑपरेशन महादेव होगा और उस ऑपरेशन महादेव में वो 3 आतंकी मारे जाएंगे और उसकी पहली सूचना देने वाले अमित शाह होंगे। हालांकि 1:35 पे वहां के फोर्सेस के उसने ट्वीट कर दिया था, उसके बाद 2 बजे बोले हैं सोमवार को हमारे रक्षा मंत्री, लेकिन ये प्रिविलेज उनके पास थी। तो आप कभी कभी ये लगता है ना कि ये सारा कोइंसिडेंस इन्हीं के साथ क्यों होता है। कभी कभी मन में एक भाई ये झूठ क्यों बोले, एक शंका होती है कि प्री प्लान तो नहीं है, ये प्री प्लान तो नहीं है जी। ये कोइंसिडेंस नहीं सर, ये प्लान्ड स्ट्रेटेजी। ये प्लान्ड स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, ये पब्लिसिटी का जमाना है, परसेप्शन बनाने का खेल है। गुजरात का विकास का मॉडल है, परसेप्शन ही तो था। मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, ये परसेप्शन ही तो है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, परसेप्शन ही तो है। पूरे विश्व भारत के साथ खड़ा है, ये परसेप्शन ही तो है। ये परसेप्शन क्यों किया जाता है? परसेप्शन जो किया वो सुप्रिया सुले के भाषण में कल समझ में आया। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में, तो सुप्रिया जी का ये कहना था इनडायरेक्टली ब्रैकेट में कि हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि टैक्स पेयर से हमको विदेश की यात्रा करवाई, टूरिज्म हुआ, हमने शॉपिंग की, कई लोग गाना गाते हुए दिखाई दिए, वीडियो रिलीज हुए। ये लोग अपनी अचीवमेंट ये बताते हैं कि हमने 33 देशों में जाकर पाकिस्तान आतंकी है ये बताने का प्रयास किया और भारत पे आतंक का हमला होने का प्रयास किया। जिन जिन देशों में ये लोग गए, उन सभी देशों ने इनके जाने के पहले ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निर्भत्सना की थी। निर्भत्सना सारे विश्व ने की, निर्भत्सना पाकिस्तान ने भी की। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान, टर्की, चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना प्रिय दोस्त बोला। क्या कोई एक देश इस विश्व के पटल पर भारत के साथ खड़ा हो गया ये बोलने के लिए कि पाकिस्तान आतंक की सप्लाई करता है? किसी ने नहीं बोला। मैं बार बार प्रेक्षकों को, दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कुछ नहीं खोया, उन्होंने पाया ही पाया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या खोया, ये सवाल पूछने पे ये आर्मी का अपमान कहां से हो गया, मुझे ये सवाल नहीं समझ में आता। प्रधानमंत्री के कुकर्मों का पाढ़ा जब उनके सामने पढ़ाया जाता है तो ये अपने भारतीय सैन्य के माथे क्यों चढ़ाता है वो पाढ़ा? सवाल ये है। प्रधानमंत्री के कुछ भी सवाल पूछो, सरकार के कुछ भी सवाल पूछो, देश का अपमान कर रहे हैं आप, विदेशी पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, गजब की थ्योरी लाते हैं नहीं उठा के। ये जो 51 लोग गए थे, जो इनको इनसे इनके पैसा वापस लेना चाहिए। ये टैक्स पेयर्स का हार्ड अर्न मनी है और वो जितने भी गए वो खुद के पैसे से जाने के लायक थे। इतना पैसा है इन लोगों के पास, फिर भी सरकारी पैसे से गए, 5 स्टारों में रुके। किया क्या? तो पहलगाम पे हमला हो गया जी, हम विक्टिम है ये बताने का प्रयास किया, जो सारी दुनिया को पता है। इनको ये कहने के लिए भेजा था
कि विश्व का कोई देश खड़ा होकर बोले कि हम इंडिया के साथ है, पाकिस्तान को ये कार्रवाई चुप बंद कर देनी चाहिए। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि अरे भाई, कोई भी देश ऐसा किसी देश का नाम नहीं लेता। तो मैंने बोला भी टर्की ने पाकिस्तान के साथ क्यों दिया खुल के? चीन ने, अजरबैजान ने क्यों खुल के साथ दिया पाकिस्तान का? वो क्यों पाकिस्तान का नाम लेते हैं? खुल के कोई देश किसी के बारे में बोलते नहीं तो प्रधानमंत्री अब की बारी ट्रंप सरकार क्यों कहते हैं? क्या गरज है? क्या ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए भारत के संसद में भाषण देते हुए ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान को बाज आना होगा और पाकिस्तान के जो भारत के बॉर्डर पे वो जो आतंकी शिविर चलाते हैं उसको बंद करना होगा? क्या ओबामा ने ये नहीं बोला था पाकिस्तान का नाम लेकर? आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पहुंच सकते हो, ट्रंप का नाम लेने में आपको डर लगता है? सवाल है, ये परसेप्शन बनाने की बात है। ये ऑपरेशन सिंदूर, महिलाओं का सिंदूर जो पोंछा गया, उनको न्याय मिला क्या? प्रधानमंत्री तो उनको मिलने भी नहीं गए, पहले बिहार गए चुनाव की रैली में। वो तो पहलगाम जाने से भी डरते हैं। जहां आतंकी हमले हो वहां क्यों नहीं गए? पार्लियामेंट सेशन जैसे नजदीक आ गया, उसके पहले जम्मू कश्मीर के एलजी कहते हैं कि भाई मेरी गलती थी, मैं लेता हूं रिस्पॉन्सिबल। आपकी गलती है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया 26 लोगों की हत्या के लिए, तो आपको क्या सजा हुई? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बाकी मजाक हो गया। ये तो सलीम जावेद का स्क्रिप्ट हो गया। सलीम जावेद ने डायलॉग लिख दिया, प्रकाश मेहरा ने एक्शन बोल दिया और अमिताभ बच्चन ने बोल दिया, लोगों ने ताली बजाई, पैसा सब कमा गए, दर्शक वही के वही रह गए। मनोज सिन्हा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? पहलगाम हुआ ही कैसे? सरकार क्यों झूठ बोली कि सरकार क्यों झूठ बोली कि वहां पे पिकनिक स्पॉट नहीं था? क्यों झूठ बोली सरकार सर्वदलीय मीटिंग में? झूठ पे झूठ बोली जाती। मैं अशोक भाई, मैं एक चीज और पे आ जाऊं। मोदी जी पूरे सेशन में मतलब बिल्कुल गायब रहे। शायद आज कल रात वो थोड़ा चैन की नींद सोए होंगे, क्योंकि आज वो पहली बार लोकसभा में प्रश्नकाल में दिखाई दिए। भाई, प्रश्नकाल में मोदी जी बैठे हुए चुपचाप। हालांकि वो स्तुति गान एक नया शुरू हो रहा है कि हर व्यक्ति को हर उसमें मोदी जी का नाम लेना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। खैर, मेरा एक और आपसे सवाल, दो होंगे, लेकिन पहले मैं एक चीज पूछूं। मैं भी हर एक का क्रिटिक हूं, मैं देखता रहता हूं, पार्लियामेंट में खूब स्पीच देखता हूं। राहुल गांधी को मैं कभी भी बहुत पावरफुल स्पीकर नहीं मानता हूं, मतलब वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन कल जो कंटेंट था, बहुत दिनों बाद पार्लियामेंट में कोई इतना सार गर्भित जिसमें आप कुछ हटा ही नहीं सकते हैं, और वो स्ट्रैंगल होल्ड नहीं होता है कि आके गले पे यह है कि या तो बोलिए या जान जाएगी। जब 4 बार चैलेंज किया कि अगर है एंड यू आर अ लॉयर, और मुझे बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने ये कहा है कि टेल कि ट्रंप इज अ लायर, टेल ट्रंप इज अ लायर, और मोदी जी नहीं बोले कि ट्रंप इज अ लायर। और ट्रंप भी इनके पीछे ऐसा लगा हुआ है, लगता है कि कोई हाथ धो के नहीं पड़ा रहता है कि जैसे ये निकला इसको छेड़ो। 5 मिनट अशोक भाई, बस 1 मिनट में अशोक, 1 मिनट, इनके उसके 10 मिनट बाद ट्वीट आ गया ट्रंप का, ये खत्म किया और आ गया कि नहीं दे आर वेरी गुड, पर मैंने इनका वो करवाया और इसलिए 25 मिनट। वो फिर इनको तड़ा हुआ है क्या? जैसे ही बोलते हैं फिर कहता है कि नहीं मैंने कराया। मैं अशोक भाई, राहुल गांधी की स्पीच और मोदी जी का डिनायल। प्रधानमंत्री जी ने कल जो कुछ कहा वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री का भाषण मैं सभी दर्शकों को कहता हूं कि यूट्यूब पे होगा तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने हमको एक इंफॉर्मेशन दी, उससे बात करके कहा कि पाकिस्तान किसी बड़े हमले की तैयारी में, मतलब परमाणु हमला करने की तैयारी में। तो हमने उनको कहा कि यदि वो हमला करने की तैयारी में है और ये सोच भी रहे तो उसको बराबर जवाब दिया जाएगा। बात खत्म हो गई। मुझे गर्व है मेरे प्रधानमंत्री पे, यदि उन्होंने ऐसा कहा होगा तो।
लेकिन जो प्रधानमंत्री परमाणु हमले के भी जवाब देने की तैयारी में था, वो एक फोन कॉल पे कैसा पिघल गया? सवाल ये है, पानी और खून साथ में नहीं बह सकता, तो खून और शब्द साथ में कैसे बह सकते हैं? टेलीफोन पे सुनाए गए दो शब्दों ने प्रधानमंत्री को क्यों पिघला दिया? क्या बात थी? क्या प्रधानमंत्री अनशेड्यूल्ड शादी में चले गए पाकिस्तान में, और उसके वो प्रीति भोज की कीमत इतनी ज्यादा चुकानी पड़ रही है क्या? क्या फोन पे ये बोला गया था कि अरे मोदी जी आपने हमारा नमक खाया, कुछ तो करिए? तो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट हो गए। उनने कहा कि उनको तरफ से गिड़गिड़ा रहे थे लोग कि आप सीज फायर कर दीजिए, और हमने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन व्हाट कंडीशन, ऑन व्हाट टर्म्स? जो बॉर्डर पे 30 से 35 सिविलियंस मरे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने कभी उन 30 सिविलियंस की बात सोची? जो भारत का नुकसान हुआ है इस युद्ध में, उसके बारे में सोचा कि वहां से गिड़गिड़ाया और इन्होंने कह दिया यस? और यस कहने के पहले कहते पाक ऑक्युपाइड कश्मीर खाली करो, हम कब्जा लेने आ रहे हैं, उसके बाद सीज फायर होगा। इन्हीं के गृह मंत्री ने कहा था ना संसद में कि पाकिस्तान के साथ इतने चुनाव, इतने युद्ध हमने जीते हैं, तो पीओके क्यों नहीं लिया? किस बात से तो आपने सीज फायर किया? सवाल उठाने वालों को जब जवाब पूछते हैं तो फिर नेहरू और इंदिरा गांधी का पल्लू चाहिए छुपने के लिए। शर्म नहीं आती इनको? वर्तमान में बात करिए ना। अशोक भाई, मैं एक छोटी चीज इसलिए, क्योंकि आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, मेरा भाई मेरा बहनों ये सब फौज में रहे, मुझे एक बात का बहुत कष्ट होता है और दुख भी होता है, गुस्सा भी आती है, जब ये 47 की लड़ाई का, 65 की लड़ाई का, 62 की लड़ाई का, 71 की लड़ाई को लोग डिमीन करते हैं। ये आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदता कुछ करते रहिए, कहिए कि इंदिरा गांधी से खराब डिक्टेटर नहीं था, लेकिन सेना का अपमान मत करिए। लोगों ने जान दी है, लोगों ने शहादत दी है। इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये रोज हो रहा है, और बीजेपी का हर नेता आके 47, 62, 65, 71 की शहादत को डिमीन करके, छोटा करके कि वह ऐसे हारे हैं। अरे सेना नहीं हारती है, आपका राजनीतिक जो नेतृत्व है वो हारता है, सेना कभी नहीं हारती है। भारत की सेना आज तक कोई वो नहीं हारी। मैं इस पे सेना हारती ये कह के आपने उन तमाम शहीदियों के मुंह पे थूक दिया है। सभी शहीदों पे। और ये किसने कहा कि सरकार पे सवाल उठाने से सेना का अपमान होता है? सेना का अपमान तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया, सेना का अपमान तो राजनाथ सिंह जी ने किया। जब राजनाथ सिंह उस स्टेज पे बैठे हुए थे, तभी वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जब हम एग्रीमेंट आपके साथ साइन करते तो हमको पता होता है कि ये कभी फल फूल नहीं होगा, फलित नहीं होगा। आपके सैन्य के पास एयरफोर्स में प्लेन नहीं है, आप प्लेन की पूर्ति नहीं करवा पाते। सीडीएस ने कहा कि हमने कुछ विमान खोए हैं, आपने कहा कि विमान खोने पे सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की मदद करता है, तो क्या सीडीएस को आप पाकिस्तान के मददगार कहते हैं? शर्म आनी चाहिए ये बोलने के पहले। आपकी जीभ झड़ क्यों नहीं गई? हमारे उपसेना प्रमुख कहते हैं कि ये चाइना का युद्ध था, 3 डायमेंशन युद्ध था। आपकी औकात है, आप चाइना का नाम लोगे? या सैन्य से ज्यादा मानते हो आप अपने आप को? ये अंधभक्त ताली बजाते होंगे जब आप लोगों को बताते हो कि वो पायलट हमको पूछ रहे थे कैसे जाएं, बरसात है, तो आपने कहा कि बादलों के पीछे छुप के जाओगे तो रडार नहीं पकड़ेगा। ये अंधभक्त और कुपढ़ ही ताली बजा सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को दया आती है खुद पे कि ऐसे प्रधानमंत्री हमने चुने हैं कि जिनको साइंस का स भी मालूम नहीं है
और एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डिग्री माथे पे चिपकाए चले। जी। जो आदमी मटका उल्टा लटका के गैस से चूल्हा जलाता हो, और वो इंसान बच्चों को बताता है कि एग्जाम कैसे देना, ये दुर्भाग्य है इस देश का, सौभाग्य नहीं है। मैं एक आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप बार बार सेना का अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले प्लेन गिरने की बात किसी ने नहीं की थी। सबसे पहले सिंगापुर में सीडीएस चौहान साहब ने कहा था कैप्टन कि हमारा नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ, सॉरी सीडीएस सबसे पहले सिंगापुर में कहा था। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने कहा, उन्हें कहा कि हाँ हमारे कुछ प्लेन गिरे, लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, राजनीतिक नेतृत्व तो जिम्मेदार है। और राजनाथ सिंह कहते कि हमने उनको बता दिया था कि हम तुम्हारे सैन्य ठिकानों पे हमले नहीं करेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने भी कहा होगा, आइए आइए स्वागत है, हाल फूल मनाओ के साथ बैंड लगाते हैं, आप बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, शादी का बैंड लगाया होगा, आइए आइए जरा आतंकियों के अड्डे नष्ट करिए। आपने जब उनको वार्निंग दी कि हम आतंकी अड्डे नष्ट करने जा रहे हैं, हम आप पे हमला नहीं करने जा रहे हैं, तो पूरी ताकत के साथ उस आतंकी अड्डों को सुरक्षा करने के लिए पूरा इनका एयरफोर्स और पूरी आर्टिलरी लगी हुई थी। उसके बावजूद भारत सैन्य ने अपने नुकसान की चिंता किए बगैर विजय हासिल की। यह उनका सबसे बड़ा विजय है। मैं सोचता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत की सैन्य ने किया वो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है अभी तक का, इसलिए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति पाकिस्तान के साथ थी, उनके हाथ बांध के रखे थे, उसके बाद उन्होंने विजय हासिल की। ये सबसे बड़ी मेरे फौज की, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं भारतीय हूं और भारतीय सेना पे मुझे गर्व है। कैसे नाकारा राजनीतिक नेतृत्व होते हुए भी उन्होंने विजय हासिल करके दिखाई। मैं कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं डिफेंस का, लेकिन शिव कुमार जो अटैची है इंडोनेशिया में, उनके वक्तव्य पे सवाल उठाने का अधिकार भी नहीं मेरा। सीडीएस साहब, हमारे चौहान साहब, उन्होंने जो कुछ कहा उसके ऊपर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है मेरा। मेरे एयरफोर्स चीफ ने साहित्य की कमी की बात कही, शर्म से मारे मेरा सर नीचे झुकता है। जहां करोड़ों रुपए इनके रैली पे खर्चा होते हैं, लाखों रुपए इनके रहने पे और इनके हवाई यात्रा पे खर्चे होते हैं, उस देश का यदि एयरफोर्स चीफ कहे कि मेरे पास प्लेन की कमी है और ये दे नहीं पा रहे हैं, तो ये तो निर्लज्जता की चादर ओढ़े बैठे हुए थे स्टेज पे राजनाथ सिंह जी। आप ही के उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं उनको। तब मुंह से शब्द नहीं निकलता। मैं अशोक भाई एक इंपॉर्टेंट बात इसलिए मैं इसको कर रहा हूं क्योंकि दर्शकों को बहुत सी चीजें याद नहीं रहती, पता नहीं रहती है। मैं एक और चीज कहूंगा, नेहरू को बहुत ये कहा जाता है 62 की लड़ाई हारे। सबको पता है कि जब 62 की लड़ाई हुई तो पार्लियामेंट बुलाई गई और नेहरू सिर झुका के बात सुने। एक राजनीतिक नेतृत्व की कहीं ना कहीं उसमें गलती हुई थी, एरर ऑफ डिसीजन और ऑफ जजमेंट था। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि इस देश में आज हम लोग नासा जा रहे हैं, दुनिया में हमारे साइंटिस्ट हैं, उसके लिए आईआईटी आईएम बनाने वाले नेहरू ने इस देश के एनडीए की नींव 6 अक्टूबर 1949 में खड़गवासला में रखने वाला नेहरू था। उनको लगा था कि भाई 47 में तो हमारे पास कुछ नहीं था। एक एनडीए आज दुनिया का, अगर जो मेरी नॉलेज है, दुनिया का प्रीमियम डिफेंस इंस्टीट्यूट है। नॉट ओनली इंडिया के आसपास के तमाम सार्क नेशन के कैंडिडेट एनडीए से निकलते हैं। अफ्रीका हमारे कई ऐसे लोग, हमारे विश्व के पटल पे ऐसे कई देश हैं जिसका फौज का नेतृत्व करने वाले नेशनल डिफेंस एकेडमी से निकले हुए लोग हैं। तो भाई नेहरू को पता था कि हमें एनडीए बनाना है। हमें कोई पाकिस्तान ने अपने जनरल उधार लिए थे अंग्रेज। और मैं एक और चीज, मैं इसलिए इसको कह रहा हूं, 62 में गलती हुई, नवंबर में वॉर खत्म होती है 19 नवंबर को, 20 नवंबर को चौहान बनते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और जनवरी महीने 1963 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो उस समय ओटीएस बोला जाता था, मद्रास और पूना में उसकी स्थापना हो जाती है। बाद में पूना वाला 3-4 साल बाद बंद हुआ, लेकिन
ओटीए की स्थापना 3 महीने के अंदर अगर वो कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग भी समझ लीजिए कितनी फास्ट थी, समझ में आ गया था कि ओटीए क्या है। यही तक ही नहीं आनंद जी, मैं और भी आगे जाके कहता हूं, वो यशवंतराव चौहान की दूरदृष्टि थी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी तो आपने बना दी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में लोग कहां से आएंगे? सिर्फ शहरों के लोग आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र जहां रोड नहीं है, जहां बिजली नहीं है, वहां के गरीब किसानों के बच्चे कहां से आएंगे? तो सैनिक स्कूल की नींव डाली गई। और जो पहले 3-4 सैनिक स्कूल शुरू हुए, उन्होंने अपने महाराष्ट्र में सातारा, जो कराड़ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका जिला है सातारा, उस सातारा में 100 एकड़ पर सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। मुझे गर्व है कि मैं उस सैनिक स्कूल का स्टूडेंट हूं और 81 पास आउट बैच है मेरा। एक प्राइमरी टीचर का लड़का जिसके बाप की सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे 2500 से 3000 थी, वो एनडीए का सपना देख पाया, वो एनडीए तक जाने की औकात रख पाया, सिर्फ ये दूरदृष्टि थी तब के लोगों की। तब गरीब का गरीब बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था। और आज वस्तुस्थिति देश की यह है कि आज जब तक आपके पास लाखों रुपए नहीं है, आप सैनिक स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकते। गया उस समय। तब मेरे बैच में कौन थे? मेरे बैच में किसी करोड़पति के बच्चे नहीं थे। कोई किसी का प्राइमरी टीचर लड़का, कोई किसान का बेटा, कोई शॉपकीपर का बेटा। ये सपना देखा था उन्होंने। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मेडिकली स्पाइना बाइफिडा एलवीएस 5 कोई डिफेक्ट था मेरे पीठ में, मैं मेडिकली अनफिट हुआ। नहीं तो 60 सेकंड कोर्स में तो एनडीए के मैं भी था। आज मेरा बैच रिटायर्ड हो गया है। और हृदय शाह ने मेरे बैच का, जो मेरा क्लासमेट था, वो मेजर जनरल होकर रिटायर्ड हुआ है जी। तो कहने का मतलब है कि वो दूरदृष्टि थी लोगों की, आप उनको कोस रहे हो। आपने 11 साल में क्या किया ये बताइए ना। जो था वो भी बचा पाए कि उसको भी बेच रहे हो अडानी अंबानी को? जी, मैं अशोक भाई, मैं इसलिए कह दूं, जो पहला सन स्कूल लखनऊ में खुला उत्तर प्रदेश में जुलाई 1960 में, उसमें मेरे बड़े भाई भी गए। और चेस्ट नंबर 6, ये उस समय के किसी भी पेरेंट के लिए बहुत सौभाग्य और स्वाभिमान की बात होती थी कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ। आज हमने उसको एक ऐसा कर दिया है कि वो अब सैनिक स्कूल लाइक एनी अदर स्कूल कर दिया है, और उससे भी गई बीती हालत है। इसकी बुरी हालत है इस समय। आप लखनऊ सैनिक स्कूल, लोग रो रहे हैं, वहां के जो पुराने स्टूडेंट हो कहते हैं क्या कर दिया है इसको सरकार ने, तो जो दुर्गत की है। ये हालत थी कि आज के डेट में सैनिक स्कूल को एल्यूमिनी लोगों को मिल के मदद करनी पड़ रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, अजित पवार वित्त मंत्री थे, उन्होंने जब उनके पास ये सारा मसला चला गया तो उन्होंने करीब 250 से 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए सैनिक स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और सैनिक स्कूल सातारा में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बन रहा है अभी। नहीं तो वो 60 दशक का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अब चरमरा गया था। अब लड़कियों का भी एडमिशन सैनिक स्कूल में होने लगा है, उसके लिए अलग विंग, पूरा कंस्ट्रक्शन उस जगह पे हो रहा है। लेकिन उसकी जो संरचना थी कि जिसमें सैनिक स्कूल की पूरी सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, वो उसको चलाती है, लेकिन उसका जो खर्चा है बच्चों का, वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। दुर्भाग्य है कि 1960 में जो पैसा मिलता था, आज 2025 में भी वही पैसा मिलता है। तो उसमें कैसा करेंगे? इसलिए बच्चों की फीस बढ़ी। नहीं तो 250 रुपए साल पे मैं पढ़ा हूं, और वो 250 रुपए भी कॉशन मनी हुआ करता था, जिसमें आपका टूथपेस्ट, पॉलिश, बाकी कपड़े, खाना पीना, आपका घर जाना आना, छुट्टियों में किताबें, साहित्य सारा स्कूल का, ये सब सरकार की तरफ से था। तब जाके बड़े तब जाके वो शहीद पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि आप उठ के आर्मी में चले जाते हो और 3-6 महीने का कोर्स किया अग्निवीर का और आप देश के लिए मर मिटने के लिए नहीं। वो जो 5वीं में बच्चा जाता था सैनिक स्कूल में, तब से उसको एक ही बात बताई जाती थी कि तुझे देश के लिए लड़ना है, देश सर्वोपरि और देश सब कुछ है तेरे लिए।
तब जाके बड़े बड़े प्रदीप तातोड़े जैसे शहीद होते हैं, जो कैप्टन था और कारगिल में युद्ध में शहीद हुआ। मेरा क्लासमेट था, मेरे डेस्क पे बैठता था। वो शहादत ऐसी नहीं आती, और ये इनको पता भी नहीं। इनको, इन दोनों गुजरातियों को क्या बताएं शहादत के मायने क्या है, इनको क्या बताएं सारी चीजें। सवाल है कि आप थोड़ा सा इतिहास पढ़िए, आप मात्र क्रिटिसाइज करने के लिए ना करिए। आप कहते हैं कि आपने छिछोरापन, आपने ये शब्द यूज किया कि छिछोरापन, कांग्रेस छिछोरापन करती है। कांग्रेस छिछोरापन करती है कि आप छिछोरापन पे उतर आए हो? इसका राजनीतिक लाभ कौन उठा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री के कटआउट पूरे देश में किसने लगवाए? कौन करता है ये? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बोला गया कि भाई हमारे राज्य, हमारे होते हुए हुआ तो हम तो क्रेडिट लेंगे। शहादत दो आर्मी की, मलाई खाओ आपकी। ओलंपिक में महिलाएं खिलाड़ी मेडल लेती है, मोदी है तो मुमकिन है भाई। मोदी के राज में ओलंपिक मेडल आए। उनके बाद उन लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालता है एक नराधम, मोदी जी चुप रह जाते हैं क्योंकि उनके पार्टी का एक बाहुबली है। तब वो बच्चियां राजनीति का शिकार हो जाती है। वो बच्चियां राजनीति होती है, विपक्ष के हाथ में खेलती हुई होती है। अरे जिन्होंने अपनी जिंदगी खेल में लगाकर देश का नाम रोशन किया, उसकी इज्जत तक आप बचा नहीं पाते, और आप अपने आप को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। कई चीजें प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, मूल सवाल वही है। आज भी लोग वही सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, पहलगाम हुआ कैसे? बस पहला सवाल। नोटबंदी के बाद आतंक खत्म होने वाला था, क्यों नहीं हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक खत्म होने वाला था, क्यों नहीं हुआ? एयर स्ट्राइक के बाद आतंक खत्म होने वाला, क्यों नहीं हुआ? तो फिर क्या गारंटी है आपकी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ ठीक होगा? दूसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या? देश जानना चाहता है। तीसरा सवाल, विजय हमने हासिल की, ये सबको पता है। मराठे पानीपत में हारे, सारी दुनिया को पता है। मराठे लड़े कैसे, ये जब आप सुनते हैं तब अब्दाली उसके सामने 0 बटा सन्नाटा दिखता है। तो मेरी फौज लड़ी कैसे, शहादत कैसे दी, ये दुनिया को जानने का, भारत को जानने का अधिकार है। तीसरा सवाल, सीज फायर किस लिए किया? सीज फायर के पॉइंट्स क्या थे? किस बात पे आपने एग्री किया सीज फायर? सीज फायर के एवज में पाकिस्तान से क्या लिया आपने? यदि खून और पानी साथ नहीं बह सकता तो शब्द और खून भी साथ में नहीं बह सकते। तो जो खून बहाते हो उनके शब्द आपने सुने कैसे? सवाल यह है। जी जी। और अशोक भाई, हमारे होनहार बीजेपी के नेता ठाकुर साहब कहते हैं कि राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के साथ हाथ है उनका। पाकिस्तान के साथ किसका हाथ है? कौन पाकिस्तान को इन्फॉर्म करने गया था कि हम हमला कर रहे हैं? पाकिस्तान का सगा कौन था? एक गुजराती ऑक्यूपाइड बीजेपी वाले से जवाब चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं चाहता जो खुशाबू ठाकरे की थी, जो अटल अडवाणी की थी, जो मुरली मनोहर जोशी की थी। उस भाजपा से सवाल नहीं पूछ रहा हूं। एक गुजरात ऑक्यूपाइड का भाजपा से सवाल है मेरा, जवाब दे। सारा विश्व भारत के साथ है और ये नहीं साथ। कौन विश्व की तरह 4 नाम गिनाए जो पाकिस्तान की निर्वचना करते हो? विश्व साथ है, खुद ही कहते विश्व साथ है। IMF से लोन नहीं टाल पाए, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं टाल पाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिल गया। पाकिस्तान आतंकी के खिलाफ काम करने वाली कमेटी का उपाध्यक्ष हो गया। अमेरिका पाकिस्तान को सबसे बड़ा दोस्त मानता है। जापान पाकिस्तान को FATA के लिस्ट में से, ग्रे लिस्ट में से बाहर निकालने में मदद करता है। रशिया पाकिस्तान को पैसा देकर एक नई रेलवे लाइन चालू करता है। चीन पाकिस्तान को सारा साहित्य देता है। तुर्की ड्रोन देता है। अजरबैजान पैसे देने की बात करता है। आपको किसने क्या दिया? आपको ट्रंप धमकी देता है। जी, ये हाल है। जी अशोक भाई, खत्म करूं उससे पहले मुझे एक मन में आया, मराठों की आपने बैटल ऑफ पानीपत की बात की,
ये देश हरदम याद रखेगा महाराणा प्रताप, ये देश हरदम याद रखेगा सुभाष बाबू, और ये देश हरदम याद रखेगा मंगल पांडे को। और ये सारे लोग हारे थे, लेकिन ये सब लड़े थे। और आज हम और आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं कि ये लोग लड़े कैसे थे, आउटकम। और एक हमारा एक राजनाथ सिंह जैसा बेवकूफ आदमी कह रहा है कि नहीं, पेंसिल टूट जाए और पेन झांसी की रानी, अरे आज भी हम कहते हैं खूब लड़ी वो मर्दानी वाली रानी थी। जी जी, बहादुर शाह जफर हारे थे जी, लेकिन आज भी शौर्य की गाथा बोली जाती है। तो ये इनका नहीं, और इनका मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव मैटर करता है, नहीं, ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं करता है। आप कैसे लड़े, शैतान, मेजर शैतान सिंह को आज पूजा जाता है फौज में। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।